हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू जेके स्टडी सेंटर। तो बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है आनुवंशिकता, हेरिडिटी, इससे संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन लेके आए हूँ। इससे पहले हमने 3 चैप्टर में 20 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो देखिएगा। और आज की क्लास भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आनुवंशिकता चैप्टर से लगभग आपके जो 20 क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव वाले, उनमें 4 से 5 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो स्टार्ट करें आज का चैप्टर। आज की क्लास में हम आनुवंशिकता से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। लगभग 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, और पेपर में भी 2 से 3 प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो बच्चों, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। और सबसे पहला क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता का अध्ययन किसने किया। कहने का मतलब आनुवंशिकता का जो स्टडी है सबसे पहले किसने बताया इसके बारे में, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल, लुईस पास्चर या फिर थॉमस मार्गर। तो सबसे पहले आनुवंशिकता का अध्ययन जो किया था वो साइंटिस्ट है आपके ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या बोलेंगे? ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने सबसे पहले आनुवंशिकता के बारे में बताया। आनुवंशिकता है क्या? तो इसमें क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षण दिखाई देते हैं वही आनुवंशिकता के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? मेंडल ने अपने प्रयोगों में किस पौधे का उपयोग किया था? जब ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता का अध्ययन किया था तो एक पौधे का प्रयोग किया था। वो कौन सा पौधा है ये आपको बताना है। मक्का, मटर, गेहूं या फिर सूरजमुखी। तो आपके ग्रेगर जॉन मेंडल जो है साइंटिस्ट, इन्होंने सबसे पहले मटर पर प्रयोग किया था। किस पर? मटर पर। या आपको इस यहाँ पे लिखा मिल सकता है उद्यान मटर। क्या बोलेंगे? उद्यान मटर, जिसका जो आपका साइंटिफिक नेम हो जाता है पाइजम सटाइवम। क्या बोलते हैं? पाइजम सटाइवम। याद रखेंगे, आपका जो उद्यान मटर है इस पर ग्रेगर जॉन मेंडल ने सबसे पहले प्रयोग किया था, और इसके 7 लक्षणों को लिया था। कितने? 7 लक्षणों को इन्होंने सबसे पहले ध्यान में रखते हुए प्रयोग किया था। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, आनुवंशिकता का अर्थ क्या है? क्या है हेरिडिटी? क्या है आनुवंशिकता? ऑप्शन है लक्षणों का संचारण, यानी कि लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, या फिर पर्यावरणीय प्रभाव, या फिर लक्षणों का विकास, या फिर कोशिका विभाजन। तो आनुवंशिकता क्या है? आनुवंशिकता क्या है कि लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। क्या बोलेंगे? लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना क्या कहलाता है? इसका अध्ययन क्या कहलाता है? आपका आनुवंशिकता कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। जीन किस पर स्थित होते हैं? बच्चों, ये आपको बताना है। साथ ही साथ याद रखेंगे, जो जीन है ये आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई है। क्या बोलेंगे? आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई है। और ये किस पर स्थित होते हैं ये आपको बताना है। प्रोटीन, गुणसूत्र, कोशिका झिल्ली या फिर राइबोसोम। तो आपके जो जीन हैं, जो कि आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई है, किस पर स्थित होते हैं? ये स्थित होते हैं आपके गुणसूत्रों पर। किस पर? गुणसूत्रों पर, क्रोमोसोम्स पर स्थित होते हैं आपका सबसे छोटी इकाई जीन। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है? मटर के पौधों पर मेंडल ने कितने प्रकार के लक्षणों का अध्ययन किया था? तो जब इन्होंने उद्यान मटर का प्रयोग किया था, इस पर क्या किया था? प्रयोग किया था।
और इस प्रयोग में इन्होंने मटर के कितने लक्षण लिए थे ये आपको बताना है। तो इसमें क्या सही जवाब हो जाएगा, 4, 5, 6 या 7। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, 7 लक्षणों को इन्होंने लिया था, यानी मटर में 7 लक्षण इनको दिखाई दिए थे और उसी पर इन्होंने प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, मेंडल को अनुवांशिकी का पिता क्यों कहा जाता है? यानी कि अनुवांशिकता का पिता किसको कहा जाता है, अनुवांशिकी का पिता किसको कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ऐसा इन्होंने क्या काम किया कि इनको पिता मान लिया गया? अब पिता मानना कोई नामुमकिन बात है, इन्होंने कुछ तो किया होगा तभी तो इनको पिता माना गया। तो क्यों माना गया? तो उनके सिद्धांतों के कारण, यानी कि उन्होंने जो नियम दिए थे उनके कारण, उनके प्रयोगों की सरलता के कारण, यानी उन्होंने मटर पर जो प्रयोग किया था उसमें सरलता था, इजिली थी, बहुत जल्दी जो पेड़ जो है आपका मटर तैयार हो जाता है, या फिर उनके अध्ययन की सटीकता के कारण, यानी उन्होंने जो अध्ययन किया वो एकदम सटीक था। तो ये आपके सभी, यानी इन सभी को ध्यान में रखते हुए मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा गया। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, किसी विशेष लक्षण के लिए 2 जीन क्या कहलाते हैं? यानी कि जो 2 जीन हैं एक साथ, उनको क्या बोलेंगे? एलील, गुणसूत्र, डीएनए या फिर न्यूक्लियोटाइड्स। तो 2 जीनों को क्या बोलेंगे जो कि कैसे हैं, एक विशेष प्रकार के लक्षण जीन है, तो उनको क्या बोलते हैं? एलील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलील बोलते हैं। आगे बढ़े, अगला है, समान गुणसूत्रों के जोड़े को क्या कहा जाता है? एक समान गुणसूत्रों को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। याद रखना है आपको, जो मनुष्य है इसमें कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 44 सेम होते हैं। क्या होते हैं? 44 सेम होते हैं। और इन्हीं सेम को क्या नाम दिया जाता है? तो जीनोम, होमोलॉगस गुणसूत्र, हेट्रोलॉगस गुणसूत्र या फिर प्रोटीन। क्या नाम देंगे? तो जो समान गुणसूत्र होंगे उनको होमोलॉगस गुणसूत्र नाम देंगे। क्या बोलेंगे? होमोलॉगस गुणसूत्र, यानी कि समान गुणसूत्र के जोड़े को क्या बोलेंगे? होमोलॉगस। और जो समान नहीं होंगे, यानी कि जो 2 गुणसूत्र बचे हैं वो समान नहीं होंगे, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हेट्रोलॉगस गुणसूत्र। क्या बोलते हैं? हेट्रोलॉगस गुणसूत्र। अगला क्वेश्चन है, हाइब्रिड का क्या अर्थ है? हाइब्रिड का क्या अर्थ है? शुद्ध नस्ल, संकर, क्लोन या फिर प्रजाति। तो हाइब्रिड में क्या होता है, 2 अलग अलग प्रजातियों का एक साथ संकर कराया जाता है, यानी कि क्रॉस जनन कराया जाता है, उसको बोलते हैं संकर। क्या बोलेंगे? संकर। तो हाइब्रिड को का अर्थ क्या हो जाएगा? संकर। अगला है, मेंडल के दूसरे नियम को क्या कहा जाता है? मेंडल ने 3 नियम दिए थे। आपके जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, जिनको अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, इन्होंने 3 नियम दिए थे। उसमें आपको बताना है कि दूसरा नियम कौन सा था। क्या बताना है? दूसरा नियम कौन सा था? ऑप्शन है, स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम, संकरण का नियम, लक्षणों का पृथक्करण का नियम या फिर पुनर्संयोजन का नियम। तो जो दूसरा आपका था, यानी कि दूसरा नियम था, उसको कहा जाता है स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम या फिर स्वतंत्र पृथक्करण का नियम भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? स्वतंत्र पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। स्वतंत्र पृथक्करण का नियम बोले या फिर स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम बोले, एक ही बात है। और पहला क्या था? प्रभाविता का नियम, दूसरा स्वतंत्र पृथक्करण का नियम और तीसरा था स्वतंत्र अपविभवन का नियम। तो दूसरा नियम कौन सा था? स्वतंत्र वर्गीकरण या फिर स्वतंत्र पृथक्करण का नियम। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिकता के लक्षण किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? आपका ऑप्शन है पर्यावरण, जीन, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा झिल्ली। तो अनुवांशिकता आप समझ चुके होंगे। अनुवांशिकता क्या है? जीनों के द्वारा, किसके द्वारा? जीन के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को ले जाना, ये क्या कहलाता है? अनुवांशिकता कहलाता है। तो इसमें जीन उत्तरदायी होता है, यानी कि आपका जो जीन है यही लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में
ले जाता है। आपने सुना होगा कि बच्चे की आंखें उसकी मम्मी की तरह हैं, बाल उसके पापा की तरह है, ऐसा गांव में खूब सुना होगा। और एकदम दिखते भी हैं, कोई अपनी मम्मी की तरह दिख रहा है, कोई पापा की तरह। ये क्या है? ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले लक्षण हैं, जो कि किसके द्वारा जाते हैं? जीन के द्वारा जाते हैं। और इसी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? अनुवांशिकता कहते हैं। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, डीएनए की संरचना की खोज किसने की? कहने का मतलब जो आपका डीएनए है, क्या है ये? डीएनए, जिसको क्या कहते हैं? जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं, अनुवांशिक पदार्थ भी कहते हैं। यही डीएनए जो होता है, इसी की छोटी इकाई यानी कि इसी का जो टुकड़ा जीन कहलाता है। तो जीन भी इसी से मिलकर के बने हुए हैं, ये हम कह सकते हैं। तो इसकी संरचना सबसे पहले किसने दी? वाटसन और क्रिक ने, मेंडल ने, हर्शे और चेस ने, और आपका फ्रैंकलिन ने। तो आपका सही जवाब हो जाएगा वाटसन और क्रिक। वाटसन और क्रिक ने सबसे पहले डीएनए की खोज की थी, या कहें डीएनए की संरचना दी थी। इसमें याद रखना है, जो डीएनए का फुल फॉर्म है, इसको क्या बोलेंगे? डीऑक्सी, क्या बोलेंगे? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या अम्ल। क्या बोलेंगे? न्यूक्लिक अम्ल हिंदी में, और इंग्लिश में एसिड। तो हो सकता है आपको ऑप्शन दे करके डीएनए का फुल फॉर्म ही पूछ ले, तो याद रहना चाहिए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल या फिर न्यूक्लिक एसिड, ये आपका डीएनए का फुल फॉर्म हो जाता है। और खोज सबसे पहले या संरचना किसने दी थी? तो वाटसन और क्रिक ने दी थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा लक्षण मटर के पौधे में मेंडल ने नहीं देखा था? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा लक्षण ग्रेगोर जॉन मेंडल को मटर में नहीं दिखा था, या उन्होंने इसको नहीं चूज किया था। बीज का आकार, तो ये बिल्कुल लिया था। अगला है फूल का रंग, बिल्कुल लिया था, जिसमें आपका हरा रंग था जो वो अप्रभावी माना था, और पीला प्रभावी रंग माना था। ये हो गया। जड़ का प्रकार, बीज का रंग, बीज का रंग भी इन्होंने कैसा लिया था? नीला और सफेद लिया था। तो इसमें जो जड़ का प्रकार है, इस लक्षण को उन्होंने मान्यता नहीं दी थी, यानी कि उन्होंने जो 7 लक्षण लिए थे उसमें ये जड़ का प्रकार नहीं था। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्रों की संख्या मानव कोशिका में कितनी होती है? आप जानते हैं कि मानव कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो हर एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं ये आपको बताना है। 23, 46, 22 या 44। याद रहे, जब पूछे कितने होते हैं तब आप बताएंगे 46। अगर यहीं पर पूछ लेता कि कितने जोड़ी होते हैं, बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है वहां पर पेपर देते समय, कि अगर पूछे कितने हैं तब आप 46 बताएंगे, और जोड़ी में पूछ ले तो 23 जोड़ी, 23 पेयर, और ऐसे 46। ये क्या होते हैं? आपके गुणसूत्र होते हैं। इसमें आप जानते हैं 2 प्रकार के गुणसूत्र होंगे, जो 44 होंगे वो ऑटोसोम्स होंगे, और जो 2 होंगे वो एलोसोम्स होंगे, यानी कि जो लिंग गुणसूत्र होंगे। बाकी ये आपके ऑटोसोम्स होंगे, जो कि लड़का और लड़की में समान होते हैं। अगला है, स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम किस पर आधारित था? जीन के पृथक्करण पर, जीन के यच्छादित वर्गीकरण पर, या फिर गुणसूत्र की संख्या पर, या फिर कोशिका विभाजन पर। तो जो स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम था, जो कि इनका दूसरा नियम था, ये किस पर आधारित था? तो ये था जीन के यच्छादित वर्गीकरण पर। क्या बोलेंगे? जीन के यच्छादृच्छिक वर्गीकरण पर आधारित था। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिक लक्षण पीढ़ी से पीढ़ी तक कैसे जाते हैं? अनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किसके द्वारा जाते हैं या कैसे जाते हैं? तो कोशिका के विभाजन के माध्यम से, जीन के माध्यम से, पर्यावरण के माध्यम से, या फिर प्रोटीन संश्लेषण के माध्यम से। तो आपको अब बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण कैसे जाते हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा जीन के माध्यम से। किसके थ्रू? जीन के थ्रू एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जाते हैं, और इसी को हम अनुवांशिकता कहते हैं। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, माता पिता के से संतानों को गुणसूत्रों का कितने प्रतिशत भाग प्राप्त होता है? यानी जो बच्चा है, जो आपका हम कहें संतान है, इसमें माता और पिता से कितने कितने गुणसूत्र आते हैं,
25%, 50%, 75% या फिर 100%। तो याद रहे उसमें जो माता पिता हैं ये 50-50% जो है गुणसूत्र देते हैं, या हम कहें 23 गुणसूत्र माँ से और 23 पिता से आते हैं और कुल मिला के 46 गुणसूत्र बन जाते हैं। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, लिंग निर्धारण में कौन से गुणसूत्र शामिल होते हैं? लिंग निर्धारण में कौन से गुणसूत्र शामिल होते हैं? जिसमें हमने फिर से बता दूं 46 में 44 क्या होंगे? समान होंगे, और 2 ये गुणसूत्र जो होंगे जिनको हम एलोसोम्स बोलते हैं यही होंगे लिंग गुणसूत्र, जिसमें हमने बताया था पिछली क्लास में XX जो होंगे ये माँ के पास होंगे, और X और Y होंगे ये पिता के पास होंगे, या हम कहें ये लड़के में होंगे और ये लड़कियों में होंगे। तो यहाँ से जो है आपके क्या पूछा गया है, लिंग निर्धारण में कौन से गुणसूत्र शामिल होते हैं? ऑप्शन है स्वायत्त गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र, दोनों, इनमें से कोई नहीं। लिंग निर्धारण में पूछा गया है, यानी आप कैसे पता करेंगे कि लड़का है या लड़की, या इसमें कैसे गुणसूत्र हैं, तब आपको पता होना चाहिए। इनको हम कहते हैं सेक्स गुणसूत्र या फिर लिंग गुणसूत्र। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लिंग गुणसूत्र, जो कि हेट्रोटोपस होते हैं, यानी कि जो असमान होते हैं, लड़का और लड़की में अलग अलग प्रकार के होते हैं। अगला है XX गुणसूत्रों का संयोजन किस में पाया जाता है? आप समझ गए होंगे XX गुणसूत्र किस में होंगे और XY गुणसूत्र किस में होंगे। नर में, मादा में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मादा या फीमेल या फिर हम कहें लड़की क्या होंगे? XX गुणसूत्र होंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, अगला है कौन सा लक्षण प्रभुत्व का उदाहरण है? बौना पौधा, ऊंचा पौधा, पीले बीज या फिर हरे बीज। प्रभुत्व का मतलब होता है सर्वमान्य या ऊंचा। तो सबसे इसमें क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऊंचा पौधा। क्या बोलेंगे? ऊंचा पौधा। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, और लगभग आपको 20 क्वेश्चन हमने यहाँ से करवाए, हेरिडिटी से, आनुवंशिकता से। मिलते हैं अगले क्लास में नए चैप्टर के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी सभी क्लासेस आप तक पहुँच सकें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसी लगी आज की क्लास। थैंक यू।